हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आज ही नोटिस आया हुआ है 30 नवंबर को, और जो कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 11 फरवरी की डेट आपकी फिक्स की गई है। संडे के दिन आरओ की परीक्षा होगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पहुंच चुकी होगी सूचना, ये सभी लोगों को पता हो गया है कि 11 फरवरी 2024 को आपके आरओ के एग्जाम्स होंगे। अब आपके पास केवल बचते हैं मुश्किल से 60 दिन। वो 10 दिन फरवरी के आप छोड़ दीजिए, पूरी जनवरी और पूरा दिसंबर, और आज ये नवंबर का लास्ट डेट है। तो किस तरीके से आपको आगे की रणनीति बनानी चाहिए कि अगले 60 डेज में आपको अच्छी रणनीति के साथ 130 प्लस मार्क्स को लेकर आना है आरओ के एग्जाम्स में। तो इसके लिए मैं कल या परसों में 1 से 2 दिन में पूरी एक स्ट्रैटेजी आपको बता दूंगा, और हम इस प्लेटफॉर्म पर और क्या क्या चीज़ों को फॉलो करेंगे जो आपके इस सफलता के लिए मददगार होगी। तो चलिए, ये तो हो गई आपकी एक इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट सीरीज, जो कि आपके आरओ एग्जाम्स के साथ साथ यूपी पीसीएस 2024 के लिए भी हेल्पफुल है, जिसमें हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 31 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, और अगले 5 लेक्चर में ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन। और इसी के साथ हमने बायोलॉजी को भी जो है कि लगभग कंप्लीट कर दिया है, उसकी 1 से 2 क्लास और आनी है जो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग पॉलिटी या हिस्ट्री में से कोई एक सेगमेंट ले लेंगे, और जब ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन की, तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इंक्वायरी ले लेनी होगी, और जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जहां पे आपको वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन दिखता है, वहां क्लिक करके आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और लिखा है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉक यानी कि सेल तंत्र के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कि भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है, परंतु इनका वितरण असमान है, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक बराबर नहीं है। किसी क्षेत्र में ज्यादा है तो किसी क्षेत्र में कम है। जैसे भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में आप कोयले को देख सकते हो, धात्विक खनिज को देख सकते हो, अभ्रक को देख सकते हो, और भी अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार यहाँ पे सिंचित हैं। अगर प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्व यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों या तटों के किनारे पर देखोगे तो गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांशतः तेल निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि ऑयल के जो है कि आपको यहाँ भंडार देखने को मिलेंगे। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज, यानी कि जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी तो उसे अलौह खनिज भी पाए जाते हैं राजस्थान में, जैसे आपका चूना पत्थर हो गया, इस तरीके की चीजें मिलती हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान, जो कि गंगा यमुना का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, यहाँ पे आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है ये मुख्य रूप से। और विभिन्न जो है यहाँ पे विभिन्न जो खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण ऐसे अंतर देखने को मिलते हैं। विंध्यन क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर देखने को मिलेंगे। शैल और चूना पत्थर सम्मिलित हैं किसमें? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। जहां निचली विंध्यन शैल चूनेदार, मृणमय और सागरी होती हैं, वहीं ऊपरी विंध्यन नदी शैलें जो है नदी और ज्वारनदमुख है। क्योंकि जो ऊपर की विंध्यन शैल है जो आपकी ऊपरी क्षेत्र में है, तो यहाँ पे नदियों का प्रभाव ज्यादा है और ज्वारनदमुखों का प्रभाव ज्यादा है। लेकिन अगर आप निचली विंध्यन की ओर देखेंगे तो वहां पे आपको चूनेदार पत्थर मिलेंगे। अगर हम बात करें कि चूने पत्थर की, तो दोस्तों चूने का जो पत्थर होता है वो सीमेंट उद्योग का आधार होता है, क्योंकि ये उसके लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो शैल तंत्र है वो है आपका धारवाड़ तंत्र। और ये धारवाड़ कहाँ पर है? मुख्य रूप से कर्नाटक में जो है कि इसका विस्तार ज्यादा है, क्योंकि इसमें अधात्विक खनिज हैं। कौन से हैं? अधात्विक खनिज, जैसे सोना हो गया, सॉरी अधात्विक नहीं, धात्विक खनिज है जो धातु होती है, जैसे सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये प्रमुख जो है कि धात्विक खनिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं भारत में दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, उड़ीसा पठार भी इसी क्षेत्र में आते हैं, जो आपके उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत माने जाते हैं। अब जैसे दंडकारण्य का विस्तार आप देखोगे आंध्र प्रदेश में थोड़ा बहुत होगा, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इनमें ज्यादातर इसका विस्तार देखने को मिलेगा। प्रायद्वीपीय क्षेत्र
खनिज संसाधनों के बड़े भंडार माने जाते हैं और इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल यानी कि हार्ट प्लेस भी कहा जाता है। खान मंत्रालय की रिपोर्ट 2021-22 की कहती है कि भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें 4 प्रकार के ईंधन होते हैं, 10 प्रकार के धात्विक होते हैं, 23 प्रकार के गैर धात्विक और 55 गौण खनिज होते हैं। आपको बताते चलें कि जो रेत होता है दोस्तों, ये भी गौण खनिज के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खनिज उत्पादन में अगर हम देखें तो 2021-22 के दौरान खनिज उत्पादन का जो मूल्य वैल्यू है वो इतना लगभग है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ये सब मूल्य वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2020-21 के दौरान 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज मिला के जब खनिज उत्पादन की सूचना मिली थी तो उसमें बताया गया कि 88.7% खनिज उत्पादन तो केवल 4 राज्यों में ही सबसे अधिक होता है। देश में खनिज उत्पादन का अनुमानित मूल्य परमाणु और ईंधन खनिज को छोड़कर इन संदर्भ में ओडिशा जो है कि अग्रणी राज्य है। तो हालांकि अब उत्पादन को देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका राष्ट्रीय उत्पादन 47% के आसपास होता है केवल ओडिशा का। इसके अगले क्रम में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा 16.2, कर्नाटक होगा 14.31, राजस्थान होगा 11% और झारखंड होगा 4.5%। तो इतना जो है कि खनिजों के राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान ये सभी के सभी राज्य देते हैं। तो चलिए अब हम इसके MCQ सीरीज को जैसे देख लेते हैं, यहाँ से कुछ और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, तो रॉक तंत्र कहाँ पे मिलेगा? ये हो जाएगा आपका धारवाड़ तंत्र। और धारवाड़ कहाँ पे है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक कहाँ देखने को मिलेगा आपको? दक्षिण भारत के इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे आपको धारवाड़ की संरचना देखने को मिलेगी और इसी को हम कहते हैं धारवाड़ संरचना या धारवाड़ तंत्र भी कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से धात्विक खनिज के रूप में सोना मिलेगा, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, इस तरीके की चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा सेल भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो हम बता सकते हैं धारवाड़ समूह। और आरओ के एग्जाम 2017 में पूछा गया। लेकिन अगर वहीं मैं कहूँ कि कोयला, जहां से हमें कोयला 99% भारत का प्राप्त होता है, तो वो होता है गोंडवाना समूह से। कहां से होता है? गोंडवाना समूह से होता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो भाई भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार अगर इनमें देखोगे आप तो आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुंदेलखंड के पठार में कुछ होता नहीं है, बघेलखंड में भी कुछ नहीं है, मालवा में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता, चूना पत्थर वगैरह मिल जाएगा। बाकी छोटा नागपुर पठार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि खनिज की समृद्धता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अब ये रूर क्या है दोस्तों? तो ये जर्मनी का एक शहर है, उसका नाम ही है रूर, क्योंकि वहां पे खनिज का उत्पादन सबसे अधिक होता है या खनिज के भंडार सबसे अधिक हैं। तो इसी तरीके से भारत में जो भंडार है वो छोटा नागपुर पठार में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं तो वो होता है चूना पत्थर। और चूना पत्थर दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बेसिक काम करता है आधारभूत तत्व के रूप में। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? अब खनिज संसाधनों की बात करें तो दक्षिण पूर्व में आएंगे। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व में जो है कि सबसे अधिक भंडार आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देखोगे कि छोटा नागपुर का पठार आएगा, दंडकारण्य का पठार आएगा, ओडिशा का पठार आएगा। और पठारी क्षेत्रों में तो सबसे ज्यादा मिलते हैं हमें खनिज। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां पर है वह क्या है? तो वह होगा दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, जहां पर इनकी सर्वाधिक संपन्नता होती है वह होता है आपका कर्नाटक। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कर्नाटक है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए बिहार पूछ रहा है और ये कब का प्रश्न है? 1994। लेकिन अगर आज की दृष्टि से हम देखें तो आज जो है कि हम देखेंगे कि सन 2000 में ही बिहार से अलग हो चुका है हमारा झारखंड। तो हम यहाँ पे उत्तर को झारखंड भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो वर्तमान समय में ओडिशा सबसे आगे है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान और फिर झारखंड। अगला प्रश्न है, गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं ये बात भी सही है, हालांकि कहीं कहीं आपको 99% भी मिलेगा। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। तो आप कह सकते हो कि लौह खनिज भी यहीं पे मिलते हैं और अलौह खनिज भी यहीं पे मिलते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक गोंडवाना सेल की बात कर रहा है और एक धारवाड़ सेल की बात कर रहा है, तो इसलिए दोनों सही होंगे।
लेकिन एक दूसरे की बातें नहीं करेंगे ये। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि कोई भी एक दूसरे की व्याख्या नहीं करेगा। अधात्विक खनिज है, कौन सा अधात्विक खनिज है? संगमरमर, क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो इसमें मुख्य रूप से पत्थर का ही प्रयोग किया गया है, जबकि चांदी, मैग्नीज, सीसा ये सभी धातुएं हैं। क्यों धातुएं? क्योंकि इनमें लौह का गुण होता है। अब आते हैं हम धात्विक खनिज में, और धात्विक खनिज के अंतर्गत भी हम पहले पढ़ेंगे लौह अयस्क, क्योंकि अभी हमने जो खनिज पढ़े वो पढ़े थे सेल तंत्र के, यानी कि रॉक पैटर्न के पढ़े थे, कहाँ कहाँ पे वो चट्टानों के हिसाब से मिलते हैं। अब लेकिन हम धात्विक खनिज, हमें क्लियर है कि धात्विक खनिज किस में मिलता है सबसे अधिक? तो धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। और धारवाड़ चट्टानें कहाँ पे डेवलप हुई हैं? तो कर्नाटक में। लेकिन यहीं पे केवल कर्नाटक ही आंसर नहीं होगा। अब हम लौह अयस्क देखेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में आपको लौह अयस्क देखने को मिलेगा। जैसे पहला देखते हैं कि भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है, और धारवाड़ शैल तंत्र में भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें होती हैं, क्योंकि भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो होता है उत्तर पूर्वी झारखंड एवं ओडिशा, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आता है, प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, गोवा आता है, और अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला की एक खान है दोस्तों। कई बार ये प्रश्न पूछता है मिलान करने के लिए। यहाँ से उत्तम क्वालिटी के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। हालांकि हेमेटाइट की बात करूंगा तो ये उच्च क्वालिटी का होता है, उत्तम क्वालिटी का, जबकि मैग्नेटाइट की बात करूंगा तो ये निम्न क्वालिटी का होता है। और यहाँ से आपको क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है, यानी कि आयरन के जो अयस्क होते हैं वो मिलते हैं। और कहाँ पे है ये खान? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला खान। फिर यहाँ पढ़ते हैं कि बैलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, और यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह के प्रयोग करते हुए जापान तक निर्यात किया था। तो हम अपने यहाँ से लौह अयस्क को निर्यात भी करते हैं। वहीं दूसरी एक खान आती है कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक में है, और यहाँ भी एक प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क मिलता है, जो कि अभी मैंने बताया कि ये निम्न क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। वहीं राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल एवं थोरहुंडेर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये उदयपुर की जो जिले की जो खान है नाथरा की, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। अच्छा, 2 बातें होती हैं दोस्तों, लोहे के 2 प्रमुख अयस्क होते हैं, एक तो होता है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हेमेटाइट होता है वो अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क माना जाता है, और ये कहाँ से निकाला जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान से सबसे अधिक होता है। हालांकि केवल वहीं से होता है ये जरूरी नहीं है, कहीं और से भी होता है छोटी छोटी मात्रा में, लेकिन बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ की, वहां से उच्च क्वालिटी का ये मिलता है। दूसरा होता है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आपको मिलता है सामान्यतः कर्नाटक के कुद्रेमुख से, और ये किस क्वालिटी का होता है? तो ये लो क्वालिटी अर्थात निम्न क्वालिटी का लौह अयस्क होता है। तो इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार बताया गया कि हेमेटाइट अयस्क का 79% पूर्वी क्षेत्र में, और मैग्नेटाइट का लगभग 93% दक्षिणी क्षेत्र में। क्योंकि मैग्नेटाइट मतलब दक्षिण क्षेत्र में आप जाओगे तो कुद्रेमुख कर्नाटक हो गया, और पूर्वी क्षेत्र में आप जाओगे तो छत्तीसगढ़ हो गया। तो भारत में हेमेटाइट की जो उपलब्धता है, तो इतनी बात क्लियर हो गई, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट असम में हो गई, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। तो हमारे यूपी में भी आपको हेमेटाइट की उपलब्धता देखने को मिलेगी। वहीं मैग्नेटाइट की बहुलता वाली बात करें तो कर्नाटक हो गया कुद्रेमुख में, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा। कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये जो है कि इंडियन मिनरल बुक जो वार्षिकी आती है 2020, इसमें कहा गया कि 1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार क्रमवार लौह अयस्क, जहां की हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के शीर्ष संसाधन वाले राज्य, मतलब इन दोनों को जोड़ते हुए बताया जा रहा है कि जहां पे आपको जोड़ते हुए दोनों को टोटल जो है कि हम बात करेंगे कि संसाधन कहां पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब जैसे ये बहुत सारे मैप में दिए हुए, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कि भारत में लौह अयस्क अगर हम हेमेटाइट के हिसाब से देखें तो कुल संसाधन में केवल 5 राज्य हैं। हेमेटाइट मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले। तो इससे आप एक और एलिमिनेट पैटर्न लगा सकते हो, जैसे ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया। जबकि मैग्नेटाइट की दृष्टि से तो कर्नाटक शीर्ष पे, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। और इंडियन मिनरल बुक 2020 कहती है कि भारत विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में चौथे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है दोस्तों? चौथे स्थान पे। हालांकि मैंने इसको अपने शॉर्ट नोट्स में अपडेट किया है
और जब शॉर्ट नोट्स आपको मैं शुरू करूंगा अब कुछ ही दिनों में, जिससे मैं तैयार कर लूँ सारे नोट्स, तो आपके लिए मास्टर रूल रहेगा, लेकिन इसकी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा क्लास की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जहां पर आपको क्लासेस मिल सके। ये मास्टर रोल प्ले करेगी आपके आरओ एग्जाम्स में। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रश्न उत्तर हमारे शुरू होते हैं और हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। तो हम जानते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। वहीं गोंडवाना में क्या मिलता है, तो गोंडवाना में लगभग 99% या 95% कोयला मिलता है। विंध्यन चट्टानों में मुख्यतः क्या मिलता है, अलौह धातु। कैसी धातु मिलती है, अलौह, जिसमें लोहा नहीं होता है, या अधातु भी कह सकते हो। और इसमें मुख्य रूप से मिलती है आपको चूना पत्थर, जो कि सीमेंट उद्योग का आधारभूत माना जाता है। भारत का लौह अयस्क भंडार किस शैल समूह के अंतर्गत आता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, धारवाड़ चट्टान। तो अब यहां पर हम अगले प्रश्न को देखें, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों लौह अयस्क का, तो धारवाड़ चट्टानों में ही पाया जाता है। आरओ के मेंस 2014, पीसीएस मेंस 2012 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। अब देखिए ऑप्शन वही चार घूम के आ रहे हैं कि धारवाड़ है कि कुडप्पा है कि विंध्यन है या गोंडवाना है। खान मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है 2020-21 की, उसमें कौन से दो राज्य ऐसे हैं जो लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये प्रमुख उत्पादक पूछ रहा है। देखिए भंडारण में क्या होता है, वो अलग होता है कि जहाँ पे जिस राज्य की जमीन के नीचे भंडार ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी, यानी कि मैं टेक्नोलॉजी लिख दूं कि टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से और संसाधनों के अभाव की वजह से और वित्त के अभाव की वजह से वहां से उत्पादन नहीं हो पाता है। तो उत्पादन का आंकड़ा अलग होता है, भंडारण का आंकड़ा अलग होता है। तो आपसे पूछा गया था उत्पादन, यूपी पीसीएस 2022 का ये प्रश्न है, जो कि मैंने खुद उस एग्जाम को दिया था। और यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक तो हो जाएगा ओडिशा और दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि लौह अयस्क की, जैसे यहाँ पे ओडिशा है और यहाँ पे छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पे बेलाडीला की खान है और यहाँ पे भी खान है, तो ये दोनों ही उत्पादन सबसे अधिक कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ पे मैग्नेटाइट का भंडार अधिक है और झारखंड में हेमेटाइट का भंडार अधिक है, लेकिन उत्पादन यही दो ज्यादा कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको आप देख सकते हो कि ओडिशा और छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और झारखंड, इस तरीके से चार राज्यों का क्रम है, जिसमें ओडिशा का उत्पादन सबसे अधिक होता है 59%। आप ये देख लो कि ओडिशा एक तरफा गेम खेलता है, लगभग 60% जो है कि पैदा करता है। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। अब संपन्न का मतलब क्या होता है, ये होता है भंडारण की, मतलब कहाँ पे सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश और ओडिशा, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जो है कि भंडारण सबसे अधिक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार की जाए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों को अगर हम देखें, तो ओडिशा पहले नंबर पे और एमपी जो है कि दूसरे नंबर पे है। क्लियर हो गई ये बात। निम्नलिखित में से कौन से लौह क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे लौह क्षेत्र की बात करोगे तो दोस्तों सभी जो है कि लौह क्षेत्र हो जाएंगे। कुद्रेमुख आपका जो दिख रहा है, ये कर्नाटक में प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है, जहाँ पे मैग्नेटाइट निकलता है। वहीं अगर आप सिंह भूमि या सिंहभूम, जिसको हम पश्चिमी सिंहभूम कहते हैं झारखंड में, यहाँ पे गुआ और चिरिया माइंस की भी जो खाने हैं, वो भी आपको लौह अयस्क से संबंधित हैं। तो ये अब जो है कि विवादित प्रश्न हो गया। अगला है, भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो कहां पर नहीं है, पंजाब का कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि बिहार में भी देख सकते हो। अच्छा, ये 92 का प्रश्न है, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखोगे तो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, ओडिशा में तो है ही, मध्य प्रदेश में भी है। राजस्थान की नाथरा की पाल कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लौह अयस्क देखने को मिलते हैं और ये उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर मिलाना है कि कौन सा देश कौन से खनिज से संबंधित है। अगर हम बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी का जो है कि देश कौन सा माना जाएगा, वो मैक्सिको माना जाएगा। और अगर आप तांबे की बात करेंगे तो तांबे के लिए हो जाएगा आपका चिली हो जाएगा। और अभ्रक की बात करेंगे तो अभ्रक के लिए हो जाएगा भारत। और लौह अयस्क की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रूसी संघ, यहाँ पे रूसी संघ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लौह अयस्क बेलाडीला में किसका खनन होता है, तो हेमेटाइट का होता है, क्योंकि हेमेटाइट क्या है, एक लौह अयस्क है। हालांकि सिडरेडाइट भी होता है, लेकिन लौह अयस्क जो है ये उच्च क्वालिटी का होता है। कितना उच्च गुणवत्ता का होता है हेमेटाइट में।
अब यहाँ पे आप अगर इसकी व्याख्या को देखते हैं तो बैलाडिला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है और यह हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट एक उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट लौह अयस्क गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाया जाता है। बैलाडिला की खान किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है। और कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, तो मशीनीकृत खान भी कौन सी है? बैलाडिला खान जो मशीनीकृत है। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार, अब यहाँ पे पूछ रहा सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए ओडिशा तो जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक है ही, क्योंकि 59% के तक उत्पादन करता है। लेकिन लौह अयस्क का उत्पादन विश्व में दूसरे नंबर पे नहीं बल्कि चौथे नंबर पे होता है, क्योंकि लगभग 7% के आसपास प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, लेकिन इसे अभी देखना बाकी है कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में है। तो आप कह सकते हो कि जी बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल 1 और 3 ही इसका सही उत्तर दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। आरओ मेंस 2017 में सोना कोलार खान से निकलता है, जो कि कोलार हट्टी की जो खान आपने सुनी होगी कर्नाटक में। कोयला आपके झरिया से निकलता है, जिसको हम लोग झारखंड में देखते हैं। और लौह अयस्क गुंटूर, ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में मिलता है और यहाँ से जो है कि आपको लौह अयस्क का कोई भी खनन देखने को नहीं मिलेगा। हीरा पन्ना से निकलता है, जो कि आपका एमपी में है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि लौह अयस्क गुंटूर से नहीं निकलता है। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका होता है? तो सर्वाधिक भंडार आपको हेमेटाइट का देखने को मिलता है। और हेमेटाइट की सर्वाधिक उपलब्धता कहां कहां पर है? तो आप देखेंगे ओडिशा में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में। कौन लौह धातु का एक अयस्क है? तो ये हेमेटाइट हो जाएगा इसका लौह धातु का अयस्क। अगर हम बॉक्साइट की बात करेंगे दोस्तों, तो बॉक्साइट आपका होता है एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क। अच्छा, क्रोमाइट किसका अयस्क होता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्रोमाइट के लिए। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? कि एक लौह अयस्क खनन है। क्या है? एक लौह अयस्क खनन है। अब आते हैं हम एक सेकंड धात्विक खनिज की ओर, और इसका नाम है जस्ता। जस्ते को कभी कभी आपसे इंग्लिश में भी लिख कर दे देता है या देवनागरी भाषा में, जिसको हम लोग जिंक कहते हैं। क्या कह देते हैं? जिंक। तो जिंक का अर्थ ही होता है जस्ता। अब देखते हैं कि जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। यानी कि जहां कहीं भी जस्ते का खनन होगा वहां शीशा निकलेगा, या जहां कहीं भी शीशे का खनन होगा वहां जस्ता निकलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। हालांकि लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए, मिश्रित धातु बनाने के लिए, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, मोटर पुर्जे आदि का इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी बर्तन पे या किसी लोहे के पदार्थ पे, लोहे के बर्तनों पे या लोहे के किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप जस्ते की एक परत चढ़ा देते हो तो उस पे क्या होगा कि किसी भी प्रकार का जो है कि वो नहीं आएगा, जंग नहीं लगेगा। भारत में राजस्थान राज्य जस्ते के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार रखता है। यानी कि पूरे भारत में केवल और केवल राजस्थान ही ऐसी जगह है जहां पर जस्ते का भंडार भी है और जहां पर जस्ते का उत्पादन भी है। भाई जब भंडार ही एक ही जगह है तो उत्पादन भी वहीं से होगा। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार भिलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा क्षेत्र में होता है। तो कौन सा क्षेत्र होता है? रामपुर अगूचा क्षेत्र। और रामपुर आपको पता है कि एक यूपी में भी है, मुरादाबाद के पास। लेकिन ध्यान रखना कि जस्ता केवल और केवल राजस्थान में होता है, इसलिए ये वहीं पर होता है। राजस्थान राज्य की जावर क्षेत्र जो उदयपुर जिले में आता है, ये देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। और राजस्थान राज्य में स्थित सीसा एवं जस्ता के अन्य भंडारण क्षेत्र जैसे राजपुर, देवारी क्षेत्र हो गया उदयपुर में, डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा, सिरोही। भारत में जस्ता का अल्प जमाव भोतंग क्षेत्र यानी सिक्किम में, रियासी में भी है, अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल। लेकिन यहाँ पे अल्प मात्रा में, जहाँ से किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगूचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की, जो कि जस्ता और सीसा को गलाने का कार्य करता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क भंडार उपस्थित है भिलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा क्षेत्र में। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक और प्रश्न यहाँ से हम देखेंगे
कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पर है दोस्तों, तो जस्ते पर है। और जस्ते से ही क्या प्राप्त होता है हमें, सीसा प्राप्त होता है। और जस्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिंक कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पे चांदी। और चांदी में भी आप देखोगे कि राजस्थान ही सबसे आगे रहेगा। चांदी सामान्यतः अम्लीय आग्नेय शिलाओं में सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में, तो किस रूप में पाई जा रही है, मिश्रित। और आपको पता है कि सीसा और जस्ता कहाँ पे निकलता है, राजस्थान में सबसे अधिक निकलता है। इवन कि तांबा भी राजस्थान में सबसे अधिक निकलता है, क्योंकि राजस्थान में झुंझुनू की खान हो गई, खेतड़ी की खान हो गई, ये सभी तांबे के लिए फेमस है। तो यहीं पर चांदी भी आपको मिलेगी। अब इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 कहती है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में हुआ है। इसके बाद चांदी का उत्पादन कर्नाटक का स्थान दूसरा है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, फिर दूसरा कर्नाटक में आता है। अगर हम बात करें भंडारण की स्थिति पे चांदी के अयस्क, तो सबसे अधिक राजस्थान में भंडार है, फिर झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल बस आपको पता होना चाहिए राजस्थान में 87% और झारखंड में 5%, आंध्र प्रदेश में 3%। तो यही मिला के 95% हो गया। अब राजस्थान राज्य में जावर की खान चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य में कोलार व हट्टी की खान भी चांदी के लिए फेमस है। तो प्रश्न आता है आपके कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है, तो भाई गुजरात में किसी प्रकार की चांदी देखने को नहीं मिलती है। बस एक ही प्रश्न था क्या, जी बिल्कुल एक ही प्रश्न था। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, हमारा धात्विक खनिज है वो है हमारा तांबा। और तांबे को दोस्तों क्या कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश में क्या है और हिंदी में क्या है। क्योंकि कभी कभी जब कॉपर लिख के आ जाता है पेपर में इसी तरीके से कॉपर, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर एग्जाम के बाद कहते हैं सर ये तो मुझे पता था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। कॉपर कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, कॉपर। और कॉपर का मतलब होता है तांबा। भारत में जो तांबा है ये धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। तांबा सल्फाइड चाल्कोपाइराइट के रूप में धारवाड़ के सिस्ट और फाइलाइट सेलों में मिश्रित रूप में पाया जाता है। ताम्र अयस्क उत्पादन में भारत के 3 महत्वपूर्ण जिले, जिसमें झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट एमपी और सिंहभूम झारखंड है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 कहती है कि 1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार तांबे का लगभग 54% प्राकृतिक स्रोत राजस्थान में पाया जाता है। तो चांदी का भी राजस्थान में 87% के आसपास, और साथ ही साथ जस्ते का तो है ही है पूरा 95% से ऊपर। और अगर आप तांबे की बात करोगे तो ये भी राजस्थान में है। तो ये तीनों ही चीजें राजस्थान में सबसे अधिक है। राजस्थान में खेतड़ी की तांबे की खाने झुंझुनू में है। मलाज खंड जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। भारत में ताम्र अयस्क का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है, फिर झारखंड में है और फिर एमपी में आता है। इसी प्रकार तांबा उत्पादन की दृष्टि से भी पहला स्थान यहाँ पर एमपी का दे रहा है और दूसरा राजस्थान का, तीसरा झारखंड का। तो यहाँ पे कैटेगरी थोड़ी सी बदल जाएगी कि उत्पादन सबसे अधिक एमपी में होता है। अब यहाँ पर हम प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो तांबा दोस्तों मलाज खंड में पाया जाता है। कहाँ पर, मलाज खंड यानी कि बालाघाट, क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो तांबा मलाज खंड में है। अगर मैं बैलाडीला की बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ की जो है कि खान है और जहाँ पे आपको लौह अयस्क प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लौह अयस्क। और को भी किस क्वालिटी का, हेमेटाइट क्वालिटी का, जो कि उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में कौन से राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक की बात करोगे तो आपका एमपी हो जाएगा, लेकिन अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ पे भंडार सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा ए ऑप्शन। मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है, तो ये तांबे के उत्पादन से संबंधित है। और हीरे के उत्पादन के लिए क्या प्रसिद्ध है एमपी में, पन्ना। मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन में अग्रणी है, तो सेम रिपीटेड प्रश्न है, तांबा अयस्क या ताम्र अयस्क। किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार, अब भंडार की बात हो रही है तो ये राजस्थान में हो जाएगा। लगभग 53% यहाँ पे भंडार देखने को मिलता है। अब तांबा के कुछ क्षेत्र हैं और इनका हमें मिलान करना है, जैसे कि चंद्रपुर को अगर आप देखोगे तो ये महाराष्ट्र का है तांबा क्षेत्र। हासन को अगर आप देखोगे तो हासन आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। खम्माम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। और खेतड़ी या खेतड़ी की बात करें तो ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये
तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है, ये जो एक क्षेत्र, ये आपके राजस्थान में है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो खेतड़ी बेल्ट है ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी या खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बॉक्साइट, और बॉक्साइट दोस्तों किसका अयस्क माना जाता है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क माना जाता है। किसका माना जाता है? एल्यूमिनियम का। तो इस बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम का अयस्क। यानी एल्यूमिनियम जो हम बनाते हैं, जो एल्यूमिनियम के बर्तन देखते हैं, वो सामान्यतः बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। और इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफेद भी होता है, गुलाबी भी होता है, लाल भी पाया जाता है। हालांकि हमारे घरों में हल्का ग्रे कलर पाया जाता है, यानी कि सफेद कलर में। बॉक्साइट टर्सरी काल की लैटेराइट शैलों में पाया जाता है। कौन से काल की बात कर रही है? टर्सरी काल की। बॉक्साइट उसमें पाया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिना और एल्यूमिनियम बनाने में होता है। बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के आंकड़ों के आधार पर भारत में ओडिशा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में 71% एवं भंडार की दृष्टि से 51%, दोनों ही दृष्टि से प्रथम है। यानी उत्पादन भी सबसे अधिक करता है और भंडार भी सबसे अधिक रखता है। ओडिशा में बॉक्साइट के जमाव खोंडलाइट श्रेणी, यानी कि खोंडलाइट श्रेणी की शिलाओं में निक्षिप्त होता है, और यह ओडिशा में कोरापुट एवं रायगढ़ क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। तो इसके बाद आप देखोगे कि गुजरात राज्य में बॉक्साइट जो है कि मुख्यतः देवभूमि और द्वारका में पाया जाता है। झारखंड राज्य में लोहरदगा, गुमला, लातेहार बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ये सभी बॉक्साइट के क्या प्रमुख क्षेत्र। अब बॉक्साइट अयस्क के परिशोधन हेतु लोहरदगा और मोरी में एल्यूमिनियम के संयंत्र लगाए गए हैं। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 कहती है कि भारत में बॉक्साइट की मात्रा के आधार पर उत्पादन अगर करते हैं तो सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? ओडिशा करता है, लगभग 51%। फिर दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे झारखंड, पांचवे पे एमपी होता है। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, और इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ओडिशा में 51%, और भंडारण सबसे अधिक कहाँ पे? ओडिशा में, लगभग 71%। अगर तांबे की बात करूं, जस्ते की बात करूं, शीशे की बात करूं, तो इन तीनों का जो है कि सबसे अधिक अगर भंडार आपसे मैंने अभी पूछा तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सर राजस्थान में सबसे अधिक इसका भंडार होता है। अगला प्रश्न, खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो उत्पादक तो होता है एक ओडिशा और दूसरा होता है गुजरात। ओडिशा में लगभग 51% उत्पादन होता है। तो 1 और 4 देखोगे तो ये सी हो जाएगा, और ये आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग इसको रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करता है। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य, तो आपका हो जाएगा गुजरात और ओडिशा। अगला प्रश्न, यहाँ पे खनन क्षेत्र है और ये खनिज संपदा है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि कालाहांडी की बात करेंगे तो ये बॉक्साइट के खनन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जावर की बात करेंगे जो राजस्थान में है खन, तो ये जस्ता और सीसा के लिए हो जाएगा। कोलार की बात करेंगे तो सोने के लिए हो जाएगा, और मोसाबनी की बात करेंगे तो तांबे के लिए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कालाहांडी से हम क्या प्राप्त करेंगे? बॉक्साइट को। जावर से सीसा जस्ता, कोलार से सोना और मोसाबानी से तांबा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो ये कोंडा गांव में उपलब्ध है। अब यहाँ पर हम देखेंगे टिन को। तो यहाँ आप देखेंगे टिन के बारे में कि टिन अयस्क कैसिस्टेराइट, क्या है? कैसिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। भारत में टिन का भंडार सीमित मात्रा में है, और इंडियन मिनरल बुक 2020 कहती है कि भारत में जो टिन का, ध्यान देना कि भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है वो है छत्तीसगढ़। और इसी तरीके से जस्ते का जो है कि एकमात्र उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार भी पाया जाता है, और यहाँ पर उत्पादन भी एकमात्र यही राज्य करता है। टिन का जो प्रयोग होता है वो टिन की चादरें बनाने, सोल्डरिंग उद्योग, इन सभी में इसका प्रयोग होता है मिश्र धातु के रूप में। तो अब यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार होता है? तो भंडार के रूप में आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में इसका भंडार देखने को हमें मिलता है, और इसके अयस्क को हम कैसिस्टेराइट के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक होता है? तो भाई छत्तीसगढ़ में तो टिन अयस्क का ही होता है।
कहाँ पे होता है, टिन अयस्क का ही। और अगर हम बात करें लौह अयस्क का, तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज्यादा मिलता है आपको, हेमेटाइट क्वालिटी का बैलाडिला की खान का। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, जहां पे सबसे अधिक आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ये तो थी आज आपकी धात्विक क्लास के बारे में सारी जानकारी। और अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, वो क्या है, अधात्विक खनिज। तो अभी तक हम लोगों ने आज की क्लास में जो खनिज संसाधन थे प्रश्न दोस्तों, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया आज शैल तंत्र को, यानी शैल तंत्र के अंतर्गत क्या क्या मिलता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज को मुख्यतः हम लोगों ने पढ़ा धारवाड़ चट्टान में। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे अधात्विक खनिज, यानी कि तो धातु नहीं होंगे लेकिन अधात्विक होंगे, तो इस पे हम स्टडी करेंगे। क्योंकि मैंने आपको जब ट्रेंड एनालिसिस किया था आरओ के एग्जाम्स के लिए, और जो सब्जेक्ट वाइज किया था इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सभी में, तो मैंने बताया था कि खनिज वाले जो चैप्टर हैं उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि वहां से हर साल 2 से 3 प्रश्न आते हैं कूट मिलान करने के लिए। या अगर एक प्रश्न भी आएगा ना, तो 4 अलग अलग खनिजों को पूछेगा, और 4 अलग अलग खनिजों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आपको पूरा चीज ढंग से पढ़ना है, और इसीलिए मैं भी आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से पूरी चीजों को समझा रहा हूं, कवर करा रहा हूं, ताकि आप इसी क्लास में तैयार कर सकें। अब यहां पर हम देखेंगे कि अभ्रक की बात कर रहे हैं, तो अभ्रक आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अवसादी चट्टानों में तो दोस्तों नहीं पाया जाता है। इसका मतलब हो गया आग्नेय चट्टान हो गई, और आग्नेय चट्टान का जब रूप परिवर्तित होता है कई सालों करोड़ों वर्ष बाद कायांतरित रूप में, तो इन दोनों में ही पाया जाता है। ये एक तरीके से पारदर्शक होता है, यानी इसके आर पार हम देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, ताप और विद्युत निरोधक होता है। ठीक है, इसमें ताप और विद्युत निरोधक होता है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य, मतलब अभ्रक का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 कहती है कि सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में 41%, फिर राजस्थान में 28%, ओडिशा में 17% और महाराष्ट्र में 13% और बिहार में 2% का स्थान है। तो आप कह सकते हो कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा, इन तीनों को ही आपको मुख्य रूप से याद रखना है। और भारत की सबसे बड़ी जो अभ्रक मेखला है वो हजारीबाग, जो कि गया और मुंगेर में फैली हुई है, और ये आपके बिहार झारखंड के क्षेत्र में आती है। और इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अभ्रक की राजधानी कहता है, यानी कैपिटल ऑफ माइका। और आपको बताते चलें कि भारत के सिवाय दुनिया में और कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक करता है। अब प्रश्न को देखते हैं, अगर हम 4-5 बार यह प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया कि राजस्थान हो जाएगा। तो पहले नंबर पे हो गया आपका आंध्र प्रदेश, लगभग 41 का उत्पादन करता है प्रतिशत में, और राजस्थान दूसरे नंबर पे जो लगभग 27% उत्पादन करता है, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा ओडिशा। यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है कि आपकी जो हजारीबाग मेखला है अभ्रक की, उसके अंतर्गत आता है। ये कोडरमा जिला के रूप में जाना जाता है, और अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं इसे। किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है, राजस्थान में अगर हम देखें तो उत्पादन तो होता है 27%, उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, और ऑप्शन को देख लेते हैं हम, शायद और भी हो, उत्तराखंड और हरियाणा। तो इस आधार पे तो आप कह सकते हो कि राजस्थान की उपस्थिति इस प्रश्न में सही है। अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में 41%, राजस्थान में 27, ओडिशा में 17%। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है, तो भाई झारखंड करता है, राजस्थान करता है, आंध्र प्रदेश करता है, लेकिन एमपी कोई भी उत्पादन अभ्रक का नहीं करता है। किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है, अभ्रक की जो पेटी है वो पाई जाती है, हजारीबाग, गया और मुंगेर। और इसी पट्टी में आपको कोडरमा देखने को मिलता है, जिसको हम कैपिटल ऑफ अभ्रक कहते हैं, कैपिटल ऑफ माइका भी कहते हैं। ठीक है, माइका मतलब हो गया आपका अभ्रक। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं हम लोग, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, किसका है दोस्तों, अभ्रक का। यही मैं आपको बता रहा था कि अग्रणी उत्पादक है भारत। और जबकि टंगस्टन की अगर हम बात करें तो टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। लौह अयस्क का भारत चौथे स्थान पर उत्पादन करता है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी स्थान रखता है, तो यहाँ पे चारों में से कोई नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो रखता है अपना स्थान अभ्रक में। क्लियर हो गया। लौह अयस्क की बात करेंगे तो यहाँ पे 4th नंबर पे आता है इंडिया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन,
यहाँ आप देखेंगे कि तांबा, क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी डाउटफुल है, इसे आप याद मत करना। तांबे की बात करेंगे तो तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए है और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। अब हम दूसरा देखेंगे अधात्विक खनिज के रूप में संगमरमर। तो अब संगमरमर को कवर करेंगे। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान शैल है। अब ये जो कायांतरण होता है दोस्तों, ये दो चट्टानों का हो सकता है। एक तो होता है आग्नेय चट्टानों का और दूसरा होता है अवसादी चट्टानों का। ठीक है, अवसादी। अच्छा, कायांतरित चट्टान बनने के लिए जो दो कंडीशन होती हैं, एक तो होता है टेम्परेचर अधिक होना और दूसरा होता है प्रेशर अधिक होना, यानी कि दबाव अधिक होना। तो जब आग्नेय चट्टानों या अवसादी चट्टानों पर जब तापमान की वृद्धि होती है और प्रेशर की वृद्धि होती है तो वो चट्टान किस में बदल जाती है? कायांतरित चट्टान में। ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक आपको यहाँ पे एक लाइन में बता दिया कि कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो ये चीज हो गई। और जबकि अगर इसी चीज को आप देखोगे कि जो आग्नेय चट्टान है दोस्तों, हालांकि मैं चट्टान नहीं पढ़ाऊंगा, आग्नेय चट्टान के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता तो अधिक होती है लेकिन प्रेशर की आवश्यकता कम होती है। और जबकि कायांतरित में क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट, टेम्परेचर तो अधिक चाहिए होता है, साथ ही साथ प्रेशर भी अधिक चाहिए होता है। चलिए अब देखते हैं कायांतरित चट्टान जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के फलस्वरूप होता है। लेकिन बात आती है कि जो कायांतरित चट्टान है ये तो दोस्तों आग्नेय का भी कायांतरण होता है और अवसादी का भी कायांतरण होता है। तो बात होती है कि संगमरमर जो है कि वो किस चट्टान के रूपांतरण से होती है? तो संगमरमर दोस्तों अवसादी चट्टानों का जब रूपांतरण होता है तब बनती है संगमरमर। संगमरमर का रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या डोलोस्टोन से होता है। मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहाँ सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त होता है। कहाँ से? मकराना से, और इसलिए इसे मकराना संगमरमर भी कहते हैं। इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता का निर्माण हुआ है। संगमरमर के पॉलिश एवं कटाई का कारखाना मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। यानी जो संगमरमर हमें प्राप्त होता है मकराना से, वो ऐसी स्थिति में नहीं मिलता जैसा हमने ताजमहल में देखा है, बल्कि उसकी कटाई करना, उसको छोटे डिजाइनों में जो है कि साइज में काटना, उस पर चमक लाना, पॉलिश करना, ये सारा काम आपके कटनी जिले में होता है जो कि एमपी में है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 कहती है कि भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अब मैं आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन कराता हूँ कि राजस्थान में कौन कौन सी जो खनिज है जिनका उत्पादन सबसे अधिक होता है। पहले नंबर पे संगमरमर लिखिए, दूसरे पे जस्ता लिखिए, तीसरे पे तांबा लिखिए, चौथे पे सीसा लिखिए। तो ये चार प्रमुख खनिज हैं जिनका सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, और इस तरीके से आप एक ही जगह पे इनको रिवाइज कर लिया करिए। तो अब जरा प्रश्न उत्तर देख लो। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना राजस्थान में। हालांकि ये जैसलमेर और जबलपुर भी राजस्थान नहीं, जबलपुर और तो ये तो एमपी में आता है, जैसलमेर भी ऑप्शन दिया है लेकिन यहाँ राजस्थान में हो जाएगा। और जो मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है और यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। फिर आगे है संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, लेकिन ये किस चट्टान का कायांतरित होता है? तो अगर आप देखोगे तो ये अवसादी चट्टान जो होती है ना, उसका रूपांतरण या कायांतरण होता है। अर्थात अवसादी चट्टान में कौन होता है? चूना पत्थर। जैसे अवसादी चट्टान के बहुत सारे प्रकार हैं, तो चूना पत्थर का जो अवसादी चट्टान होती है उसके कायांतरण से संगमरमर बनता है। तो संगमरमर क्या है दोस्तों? तो आप देखोगे पुनर्रवीकृत चूना पत्थर, यानी कि क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ये देखने को मिलता है। अब यहां तक आपने देख लिया तीन अलग अलग पैटर्न को। पहला आपने देखा दोस्तों शैल तंत्र को हमने देख लिया, दूसरा हमने देखा आपके धात्विक खनिज के बारे में बात कर ली, और तीसरा हमने देखा अधात्विक खनिज के बारे में बात की। अब हम चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे ऊर्जा खनिज, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं, क्योंकि इसी की डिमांड सबसे अधिक होती है। ऊर्जा खनिज में आप दो तरीके के खनिज देखोगे। एक तो होता है गैर नवीकरणीय, ठीक है, जिसको हम परंपरागत कहते हैं, जैसे कोयला हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ये सब जो करोड़ों वर्षों के पश्चात जो है कि तैयार हुए हैं, और एक बार अगर खत्म हो जाएंगे तो दोबारा इनको बनने में, ऐसा नहीं कि बन नहीं पाएंगे, लेकिन बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। और दूसरा जो ऊर्जा खनिज संसाधन होते हैं वो होते हैं हमारे नवीकरणीय, जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे वायु हो गई, पवन जिसे हम कहते हैं, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, इस तरीके से समुद्री लहरें हो गई जो कभी समाप्त नहीं होंगी, और इनकी स्थिति में हम नवीकरणीय ऊर्जा पढ़ते हैं।
तो उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन में या ऊर्जा खनिज में कोयला। और कोयला दोस्तों कैसा है, ये गैर नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय यानी कि जिसको एक बार समाप्त होने पर बनने में काफी समय लग जाएगा, करोड़ों वर्षों का, तो ये गैर नवीकरणीय हो गया। या दूसरी भाषा में हम कहें इसे तो ये परंपरागत है। कैसा होता है ये, परंपरागत होता है। तो चलिए अब इसकी शुरुआत कर लेते हैं, जरा देखते हैं। तो कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शिला है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन में दो प्रमुख चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका हाइड्रोजन और एक होता है आपका कार्बन। यानी जिन भी पदार्थों में, जिन भी वस्तुओं में या जिन भी खनिजों में आपको कार्बन मिल जाए और हाइड्रोजन मिल जाए, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन। तो ये निर्मित एक ठोस संस्तृत शिला होती है, क्योंकि ब्लैक कलर के होते हैं। और कोयला का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। आज भी आप कभी छोटे छोटे गांव में अगर देखोगे या चाय की दुकानों पर, तो बहुत सारी चाय की जो भट्टियां हैं वो आज भी कोयले से चल रही हैं, क्योंकि अब दुकानों पे गैस और चूल्हे वगैरह हो गए, जिसकी वजह से लोग गैस पे चाय बनाते हैं। अदरवाइज कोयले की भट्टी पे आज भी चाय बनती है। बहुत सारी जगहों पे प्रेस जो किए जाते हैं, कपड़े को इस्त्री किया जाता है, आयरन किया जाता है, उसमें भी एक भारी प्रेस आती है, हैवी प्रेस, उसमें भी कोयला ही भरा जाता है जला के। कोयला वनस्पति एवं जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है। मतलब क्या हो गया कि जो करोड़ों वर्षों पहले जो वनस्पतियां थी, जंतु थे, डायनासोर वगैरह, जो भी जीव जंतु या वनस्पति, जब उनका प्रलय होने के बाद जब वो विघटित हो गए और दब गए जो है कि बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे बड़े बड़े पर्वतों का विकास हो गया, तो उनकी वजह से उनके जो कार्बनिक अवशेष थे वो परिवर्तित हो गए एक ठोस पत्थर के रूप में, जिसे हम कोयला कहते हैं, और जो कि विभिन्न अवसादी शैलों में एकत्र हो गए। किसमें? अवसादी शैलों में एकत्र हो गए। अब कैसे एकत्र हुए? मान लीजिए एक जगह से आग्नेय शैल है, फॉर एग्जांपल आप समझिएगा आग्नेय शैल, जो कि जीवाश्म रहित होती है, क्योंकि ये ताप बहुत अधिक होता है, जिसमें जितने भी जीवाश्म होते हैं वो जल के राख हो जाते हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म घटक नहीं मिलते। लेकिन इसका क्षरण होने से एक लेयर यहाँ आके बैठ गई, ठीक है, एक लेयर बैठ गई, और इसी दौरान बीच में ही रास्ते में बहुत सारे पेड़ वगैरह आए और यहाँ पे जीव जंतु पेड़ वगैरह इसके ऊपर रहने लगे, और धीरे धीरे फिर से इनका क्षरण हुआ और फिर उसके ऊपर आके ये बैठ गए, और इससे क्या हुआ, जीव जंतु क्या होगा, नीचे दब गए। अब फिर यहाँ पे नए नए जीव जंतु पेड़ पौधे आए, फिर इनका क्षरण हुआ तो फिर एक और संस्तर बना, और इस तरीके से। तो आप देखोगे इस तरीके से जीव जंतुओं के दबने की वजह से इनका करोड़ों वर्षों बाद ये अवसादी चट्टान के रूप में यहाँ पे कोयला हमें मिलता है। तो अब समझ में आ गया आपको कैसे एकत्र होता है। और भारत में कोयला दो क्षेत्रों में, विशेष रूप से गोंडवाना क्षेत्र और तृतीय कल्प यानी टर्सरी क्षेत्र में मिलता है। गोंडवाना क्षेत्र के कोयले में राख की मात्रा अल्प होती है और ताप उत्पादक शक्ति अधिक होती है। मतलब ये हीट जो है कि सबसे अधिक पैदा करते हैं, ऊष्मा अधिक पैदा करते हैं, जबकि जो राख होती है वो कम निकलती है, तो ये अच्छा कोयला माना जाता है। जबकि तृतीय कल्प का जो कोयला होता है वो निम्न कोटि का माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आप देखोगे इसमें गंधक की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो यानी कौन सा कोयला अच्छा माना जाएगा? जिस कोयले में कार्बन की मात्रा तो दोस्तों अधिक होनी चाहिए, लेकिन सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर किसी कोयले में, ध्यान से सुनना, अगर किसी कोयले में सल्फर की मात्रा अधिक है और कार्बन की मात्रा कम है तो निम्न कोटि का होगा, तो उसे हम प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कार्बन अधिक और सल्फर कम है तो उच्च कोटि का होगा और उसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर इतनी बात? भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, जो कि गुणवत्ता में दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि पहले नंबर पे आता है एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें लगभग 85% के आसपास कार्बन पाया जाता है, और ये भारत में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, जिसके भंडार जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत में बिटुमिनस कोयला की मात्रा सबसे अधिक होती है, और इसमें सल्फर की मात्रा तो होती है न्यून, लेकिन कार्बन की मात्रा होती है 45% से लेकर 85% तक। और भारत के कोयला क्षेत्रों में से अधिकांश निचले गोंडवाना काल से संबंध है। इंडियन मिनरल ईयरबुक कहती है 2020 के अनुसार कि देश के 99% से अधिक कोयला भंडार गोंडवाना कोयला का योगदान है, यानी वहां पे मिलता है। गोंडवाना तंत्र में अब आता क्या क्या है, तो आप देखोगे दामोदर घाटी योजना कोयला क्षेत्र है, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी, कान्हन घाटी, पेंच घाटी, सतपुड़ा कोयला, वर्धा घाटी, राजमहल, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, जो कि एक महत्वपूर्ण बड़ा कोयला क्षेत्र है। रासायनिक संदर्भ में देखें तो कोयले में कार्बन होता है, जो न केवल इसे रंग प्रदान करता है क्योंकि काला रंग मिलता है, साथ ही साथ इसकी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। अगर
कार्बन अधिक होगा तो इसमें हीटिंग पावर ज्यादा होगी। और इसकी शुद्धता अशुद्धता के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे पीट हो गया पहला, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। अब अगर मैं आपसे कहूं उल्टा अगर आप चलें तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 90-95% होती है। दूसरे नंबर पे क्वालिटी आती है हमें बिटुमिनस कोयले की, जिसमें लगभग 50 से 80% कोयला होता है, और यही भारत में 99% पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। फिर तीसरा होता है लिग्नाइट, जिसमें कोयले की मात्रा कम हो जाती है 40-45%, और ये मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु में। फिर आता है पीट कोयला, जिसमें 40% या 25% के आसपास कार्बन होता है, जिसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो हमारे यहाँ बिटुमिनस को ही किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट कोयला, जो कि सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप होता है। कार्बन की मात्रा की अधिकता के कारण इसकी ऊष्मीय क्षमता अधिक होती है। लिग्नाइट को निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है, और इंडिया मिनरल बुक 2020 कहती है कि लिग्नाइट कोयले का कुल भंडार सबसे अधिक कहाँ पे, लगभग 79% तमिलनाडु में है, और इसके उत्पादन में भी तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। तो मैंने यही बताया आपको कि लिग्नाइट जो है कि तमिलनाडु में है। और हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयले का कुल भंडार सबसे अधिक कहाँ पे है, तो झारखंड में कुल भंडार सबसे अधिक है। उसके बाद उड़ीसा में भंडार है, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल और एमपी में। तो आपको शुरू के 3 राज्य याद होने चाहिए, एक तो झारखंड याद होना चाहिए, दूसरा उड़ीसा याद होना चाहिए, तीसरा छत्तीसगढ़ याद होना चाहिए। मात्रा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्पादक सबसे अधिक कौन है, तो छत्तीसगढ़ का है और उड़ीसा का है, और साथ ही साथ झारखंड और मध्य प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा लौह अयस्क के उत्पादन में भी सबसे अधिक माने जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 2018-19 में भारत में कुल जो है कि लगभग जो कोयले की खाने हैं वो सबसे अधिक 122 सर्वाधिक खाने कहाँ पे हैं, झारखंड में है, और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में 70 खान, मध्य प्रदेश में 61 खान। तो आप कह सकते हो कि कोयले का भंडारण करने या कोयले का खनन करने के लिए सबसे अधिक जो खान है वो कहाँ पे, झारखंड में है। अब यहाँ हम देखते हैं कि भारत में कोयले के कुल उत्पादन में 7.24% कोकिंग कोल का है, जबकि 92.76% नॉन कोकिंग कोल का है। भारत में कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा विद्युत क्षेत्र में जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। अब और देखें, भारत में कोयले के उत्पादन का सबसे बड़ा भाग 76% लगभग झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश से होता है। और 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कि झारखंड में कुल भंडार कितना है, तो 85,602.10 मिलियन टन है, और कोयले का उत्पादन भी लगभग इतना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि झारखंड के कुछ प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं या कोयला के क्षेत्र हैं, जैसे झरिया हो गया, करनपुरा हो गया, दक्षिणी करनपुरा हो गया, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल, गिरिडीह। तो ये प्रमुख झारखंड के कोयला प्रमुख क्षेत्र हैं। बात करते हैं कि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, और देश के अधिकांश कोयले का भंडार यहीं पर स्थित है। मतलब कोकिंग कोयले का भंडार धनबाद यानी झरिया में ही स्थित है। वहीं छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है, और इसका देश के कुल कोयला उत्पादन में 64% तक योगदान होता है, छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर पठार का मतलब झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इन्हीं 4 राज्यों का सबसे अधिक योगदान होता है। वहीं अगर हम देखें कि छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र और हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो कोरबा कोयला क्षेत्र है ये हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में आता है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का जमाव मुख्यतः तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर, सोनहट, बिलासपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि ओडिशा के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में आपकी ब्रह्माणी नदी की घाटी में तलचर आता है। तो कई बार पूछा था तालेचर या तलचर, ये ओडिशा का एक प्रसिद्ध जो है कि कोयला क्षेत्र है। क्या है? प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र। और यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की अनुसंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा यहाँ पे इसका खनन किया जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल में बात करें तो कोयले का जमाव मुख्यतः रानीगंज कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर? और पश्चिम बंगाल में आप देखोगे तो वर्धमान, बाकुंडा, पुरुलिया, वीरभूमि, दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में भी कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पाया जाता है रानीगंज का क्षेत्र। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे तो भारत में कोयले का उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में भी होता है। फिर यहाँ देखते हैं नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र, ये किस राज्य में आता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत चांगलांग जिले में आता है। नवेली
ये भी मिलान करने को आता है। तो नेवेली एक कोयला उत्पादक राज्य जो कि तमिलनाडु से संबंधित है और यहाँ पे लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है और तमिलनाडु में लगभग 80% जो है कि इसका भंडार सीमित संचित है लिग्नाइट कोयले का और सबसे अधिक यहाँ पे उत्पादन भी इसी का होता है। भारत में इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला कोकिंग कोयला बहुत सीमित भंडार है। कितने भंडार है? केवल 7% के आसपास है और जबकि 93 या 92% नॉन कोकिंग कोल है हमारे यहाँ। फिर अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जितना भी है वो विद्युत संयंत्र के कोयले पर आधारित होने की वजह से देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए कोयले का आयात करना पड़ता है। अब एक सीबीएम करके आपने सुना होगा, सीबीएम कोयला संस्तर मीथेन यानी कि कोल बेड मीथेन तथा सेल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ध्यान देना, गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं आपके। अब ऐसा नहीं कि आप मीथेन वर्ड सुन लो और कोयला वर्ड सुन लो तो कहोगे सर ये तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे, हमने टिक लगा दिया। जबकि परंपरागत नहीं बल्कि गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स होते हैं कोयला संस्तर मीथेन, ये एक साथ वर्ड है। वहीं सेल गैस भी कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। कैसी है? शुद्ध गैस है। जब कोयले का खनन किया जाता है तो उसी में हमें ये सीबीएम प्राप्त होती है, लेकिन इसका निष्कर्षण करना काफी कठिन काम होता है और टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी तक इसका मुख्य रूप से निष्कर्षण नहीं हो पा रहा है। सेल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से किया जाता है। सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिश्रण नहीं है बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन है, 4% ईथेन है और प्रोपेन सहित अन्य गैसें हैं। तो सेल गैस में मुख्य रूप से क्या क्या है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चारों ही इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है। इसके साथ ही भारत में सेल गैस का सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्रों में असम, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय क्षेत्रों में बड़ा भंडार पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है। जैसे आप देखोगे कि निम्न कोटि का कोयला है भारत में, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी है, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कार्य संचालन कीमतें आदि। भारत में कोयला एक अपरिहार्य संसाधन है क्योंकि एक अनिवार्य संसाधन है क्योंकि देश के ऊर्जा क्षेत्र में कोयला सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत माना जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोयले भंडार की अगर हम प्रामाणिकता को देखें तो सबसे अधिक झारखंड में भंडार है, फिर उड़ीसा में भंडार है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा मध्य प्रदेश। दोस्तों तो ये तो हो गया आज का हमारा लेक्चर जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अब हम कल इसकी एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट करेंगे जिसमें लगभग 50+ एमसीक्यूज होंगे। तो आपको कोयले के बारे में पूरे की पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी क्योंकि मैं कहता हूँ कि आपको 4 खनिज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो होता है लौह अयस्क, जहाँ से बार बार प्रश्न आता है, जिसको मैंने आज करा दिया है कि कहाँ पे खान है, कहाँ पे किन राज्यों में इसका प्रोडक्शन होता है, कैसा धातु है, कैसा भंडारण है, ये सभी चीज। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कोयले के बारे में। कोयले के बारे में भी लगातार 3-4 प्रश्न इस तरीके से आपको पता होने चाहिए। तो इन सभी चीजों को अब हम लोग करेंगे कल की क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा और वहां से इंक्वायरी करके पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर कहाँ दिया है? तो वीडियो के नीचे एक जगह मोर वाला सेक्शन लिखा होता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसमें मैंने व्हाट्सएप नंबर लगा दिया है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आगे के 60 दिनों में आप आरओ की तैयारी और कितनी बढ़िया से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।